बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, अगर आवाज़ आ रही है तो हैंड रेस कर दें ज़रा। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या मसला है जी इसको? पार्ट 1 की बुक। लास्ट टाइम न्यूटन रिंग्स हमने पढ़ा था और मैंने यही सोचा कि वो अल्लाह करे फिजिकल जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हों, जब भी हों उसमें मैं समझाऊंगा, या ज़रा गौर फिक्र करके थोड़ा सा कि आपके सामने आए बगैर कैसे अच्छा समझाया जा सकता है। अगला आर्टिकल भी असल में टेक्निकल है, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। तो देखते हैं बहरहाल, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। लें जी, माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ते हैं। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इस चैप्टर में ना इसमें बाकी आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया, और आगे हम डिफ्रैक्शन की रेटिंग पढ़ेंगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन टू क्रिस्टल्स। तो इसलिए थोड़ी सी अहमियत कम हो जाती है, वरना ये भी आर्टिकल अच्छा खासा अहम है। मुझे याद है हमने यूनिवर्सिटी के ज़माने में ये किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी में खुद परफॉर्म किया था यूनिवर्सिटी के लैब में, और ये काफ़ी टेक्निकल था। रीडिंग इसकी अक्सर ना नहीं आती होती। वजह क्या है कि बड़ी एक्यूरेसी चाहिए, बड़ा तहम्मुल, सब्र और तहम्मुल चाहिए, और वही हमें नहीं होता स्टूडेंट लाइफ में। तो बहरहाल क्या सीन है वो देखते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो इसके ना हम यूजेस लिखेंगे, यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशंस हम लिखते हैं चैप्टर 9। अच्छा जी, इंटरफेरोमीटर जो है माइकलसन साइंटिस्ट का नाम है। इंटरफेरोमीटर, इसकी एप्लीकेशन लिखें। एक आधी तो बुक में भी इन्होंने बताई हुई है कि इट इज अ वेरी प्रिसाइज लेंथ measuring इंस्ट्रूमेंट। बड़ा प्रिसाइज लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आपसे बहुत प्रिसाइज वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये उनसे भी इंतहाई ज्यादा प्रिसाइज लेंथ मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, कितना क्या लीस्ट काउंट है वो हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। दूसरा बुक पे आते हैं। इससे वेवलेंथ भी लाइट की कैलकुलेट की जाती है, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। फिलहाल लिखा है माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। और अल्बर्ट ए माइकलसन डिवाइस डिवाइस तजवीज़ बनाना उसने डिजाइन किया, दिस इंस्ट्रूमेंट इन 1881 यूजिंग द आइडिया ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज। द एसेंशियल फीचर, वो तो कंपोनेंट देखते हैं इसके। दूसरा अब ये लिख लें कि इट कैन बी यूज्ड टू मेजर द wavelength of लाइट वेव्स। लाइट रेज के वेवलेंथ मेजर करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है इसका ऑपरेटर्स के मेन इसमें कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है जी, तो ऑपरेटर्स के लिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या सीन है। एक तो जनाब इसमें होगा लाइट का सोर्स। ये जनाब लाइट सोर्स आ गया। ठीक है जी, जिससे लाइट रेज जो हैं आएंगी। आपने सामने क्या रख देना है, एक ग्लास स्लैब जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट है। सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी सिल्वर, जिससे लाइट कुछ पास कर जाएगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
लाइन कर देते हैं। एक ये आ गई जनाब ग्लास स्लैब, सेमी सिल्वर्ड, सेमी सिल्वर्ड, सेमी ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अब लाइट यहाँ सोर्स से आएगी जब, और उस लाइट का कुछ हिस्सा यहाँ से अंदर जाके जैसे कुछ सीधा आगे चला जाएगा, ठीक है, और कुछ यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पड़े एक मिरर से टकरा जाएगा। एक मिरर यहाँ पड़ा है, मैं दो मिरर बना देता हूँ। किधर गई इधर बस। अच्छा, एक मिरर इधर पड़ा है, ठीक है जी। वो मिरर उधर जरा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये मिरर, एक मिरर ये है और दूसरा मिरर इधर है। इनमें से एक मिरर जो है वो फिक्स्ड है, ये मिरर इसको M2 कहना है, ये फिक्स्ड है। और ये वाला जो मिरर है M1 कह लें इसको, ये मूवेबल है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है। क्यों मूव करना है वो बाद में देखेंगे। ये ग्लास स्लैब G1 है, इस ग्लास स्लैब का नाम G1। आप एक और ग्लास स्लैब देखेंगे, तो ये मिरर है, ये भी मिरर है ऊपर वाला। अच्छा, ग्लास स्लैब G1, इसके अब बुक में ना आप एक और ग्लास स्लैब देखेंगे, मैं फिलहाल वो नहीं बना रहा। यह देखें, एक ग्लास स्लैब ये है G1 और एक G2। तो ये मैं G1 और G2 जो है ये बाद में आपको समझाऊंगा, अभी फिलहाल एक ही ग्लास स्लैब मैंने बनाई है, दो मिरर है। अच्छा, लाइट का पाथ क्या होगा, लाइट सोर्स से आई और इस ग्लास स्लैब G1 से गुजर के लाइट का कुछ हिस्सा आगे चला जाएगा, और इस मिरर M2 से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होगा, और यहाँ पे ग्लास स्लैब से फिर टकरा के तो वो नीचे आ जाएगा, ग्लास स्लैब से टकरा के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे टेलीस्कोप रखी होती है लाइट को देखने के लिए, माइक्रोस्कोप, जहां से आपने लाइट को देखना है। दूसरी जो इसे इस बीम को कह दें, ये बीम 2 है। जो 1 है जो ऊपर गई है ये वाली, ये सोर्स से आई तो यहाँ से इधर से ऐसे टकरा के तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ऊपर चलेगी, ऊपर से फिर टकरा के मिरर से वापस नीचे आ गई, और नीचे आके वो भी यहाँ पे टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप जो भी है वहां तक आ गई, ठीक है। तो इस तरह देखने वाले की आंख तक दो लाइट की रेज पहुंचती हैं, दो लाइट रेज। वो दो लाइट रेज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव, डिपेंड किस पे करेगा कि उन दोनों वेव में कौन कौन सी, एक 2 और एक 1, इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या था। अगर तो पाथ डिफरेंस लैम्डा का कोई इंटेग्रल मल्टीपल, इंटेग्रल का मतलब पूरी एक लैम्डा, दो लैम्डा, तीन लैम्डा एंड सो ऑन, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। और अगर आधी, डेढ़, ढाई, साढ़े तीन, साढ़े चार, इस तरह की वेवलेंथ जितना पाथ डिफरेंस हुआ तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। शुरू में अगर दोनों मिरर, कौन सा मिरर, M1 और M2, अगर ग्लास स्लैब G1 से एक जितने फासले पर हैं, एग्जैक्ट एक जितने फासले पे, तो ये जो रे 1 है ऊपर जाके नीचे आई, तो इसने फर्ज करें 2 मीटर फासला तय किया, 1 मीटर जाने में और 1 मीटर आने में। और जो रे 2 है ये भी जाने और आने में अगर 2 मीटर फासला तय करती है, जाने में और वापस आने में 2 मीटर फासला तय करती है, तो इसका भी 2 मीटर हो गया और रे 1 का भी 2 मीटर। इसका मतलब दोनों ने एग्जैक्ट एक जितना पाथ कवर किया देखने वाले तक पहुंचने के लिए। यहाँ देखने वाले की आंख है, वहां तक जाने के लिए दोनों ने एग्जैक्ट एक जितना पाथ कवर किया, एक जितना पाथ मतलब पाथ डिफरेंस जीरो है। जब सेम पाथ है तो डिफरेंस जीरो है, और जब होती है डिस्ट्रक्टिव की, वो होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो होना चाहिए था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन हुआ क्या, डिस्ट्रक्टिव। क्यों डिस्ट्रक्टिव, वही तो बात समझने वाली।
कि हालांकि पाथ बिल्कुल सेम है, मैं कह रहा हूँ मिरर M1 और M2 इस ग्लास स्लैब से एक जितने फासले पे पड़े हैं, और एक जितने फासले पे पड़े होने से मुराद ये है कि पाथ डिफरेंस 0 है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि बज़ाहिर पाथ डिफरेंस 0 है, लेकिन असल में दोनों वेव्स, दोनों रेज के दरमियान पाथ डिफरेंस है। क्यों है वो गौर करना है। ये जो रे 1 है ये ग्लास स्लैब में से 3 मरतबा गुजरी, और जो मैंने 2 बनाई है वो ग्लास स्लैब में से 1 मरतबा गुजरी। कैसे? मैं रे 1 को जरा ना रेड कलर से शो करने लगा हूँ, कैसे वो कैसे 3 मरतबा ग्लास स्लैब में से पास करती है। रे 1 गौर से देखना आपने, पहले यहाँ से आई, सोर्स से आई, और फिर ग्लास में से ऐसे पास की इधर। ग्लास में ना यहाँ पे पीछे पेंट किया होता है ना, तो इसलिए यहाँ से पिछली सतह से, जहाँ मैं रेड कलर के निशान लगा रहा हूँ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होना है उसने। तो एक में तो ये आ गई ना इधर, और दूसरी में तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई वापस। एक में तो आ गई, दूसरी में तो रिफ्लेक्ट हुई, और फिर ऊपर गई, ऊपर जाके फिर वहां से नीचे आई, फिर ग्लास में से पास की, और फिर नीचे आई। नहीं समझ आई? अब बताएं, जो मैंने रेड कलर से बनाया कि ये ग्लास, ये जो रे 1 है कितनी मरतबा ग्लास में से पास की? 3 मरतबा। 3 मरतबा कैसे? मैं जरा जूम करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ से ये आ गई, फिर एक में तो इसने ग्लास स्लैब में से पास करना है ये, फिर इस साइड से टकरा के उसने वापस रिफ्लेक्ट होना है। वहीं पे ना, मैं वहीं बना नहीं रहा, मैं जरा हटा के बना रहा हूँ ये वाला रेड एरो, ताकि आपको नजर आए। ठीक है, गई 1 मरतबा ये, फिर 2 मरतबा ये वापस, फिर ये ऊपर जाएगी, ऊपर से जब नीचे आएगी, फिर इसने ग्लास में से पास करना है, फिर नीचे जाना है ना माइक्रोस्कोप तक। तो ग्लास के अंदर में से कितनी मरतबा पास करना पड़ा इसको? 3 मरतबा। ग्लास को मैं क्या कहा करता हूँ? ये स्पीड ब्रेकर है, लाइट का स्पीड ब्रेकर है। लाइट की स्पीड ना कम होती है ग्लास में। आपको पता है एयर में जो लाइट की स्पीड है, एयर में वो है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, जबकि ग्लास में जो लाइट की स्पीड है उसको v कहना चाहिए, c नहीं कहना चाहिए, वो है 2 × 10⁻⁸ तो ग्लास में स्पीड 1.5 गुना कम हो जाती है। इसका मतलब ग्लास लाइट का स्पीड ब्रेकर है। इसका मतलब जो रे 1 है वो 3 मरतबा ग्लास में से पास की, और रे 2 जो है वो सिर्फ 1 मरतबा। 1 मरतबा कैसे? वो देखना, वहां सोर्स से लाइट आई और एक मतलब ग्लास में से पास की, और फिर आगे चली गई, आगे जाके वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, और इस मिरर की बैक साइड से नीचे आ गई। ग्लास में से कितनी मरतबा पास करना पड़ा उसको? सिर्फ एक बार। कितनी मरतबा? सिर्फ एक बार। और जो पहली रे थी उसको कितनी मरतबा पास करना पड़ा? 3 बार। इसका मतलब अंदर खाते इंटरनली दोनों रेस के दरमियान पाथ डिफरेंस है, क्योंकि एक को स्पीड ब्रेकर में से 3 मरतबा गुजरना पड़ा और एक को स्पीड ब्रेकर पर से एक बार गुजरना पड़ा, तो पाथ का फर्क आ जाता है। जैसे आप दो दोस्त अगर बाइक पे जा रहे हैं और एक के रास्ते में 10 स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं और एक के रास्ते में सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर आता है, तो दोनों की स्पीड में फर्क पड़ेगा ना, एक बंदा पहले पहुंच जाएगा और एक बंदा बाद में पहुंचेगा। इसका मतलब पाथ डिफरेंस आ गया है। उस पाथ डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक एडिशनल ग्लास स्लैब, ग्लास प्लेट रख देते हैं रास्ते में, और वो ग्लास प्लेट ये है। ठीक है, एक एडिशनल ग्लास प्लेट हम ला के रख देते हैं रे 2 के रास्ते में, जिससे क्या हो जाता है? पाथ कंपनसेट हो जाता है। अब जो रे 2 है ना, ये भी 3 मरतबा ग्लास में से पास करेगी। ये रे 2 कैसे? मैं जरा शुरू से आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये भी 3 मरतबा पास करेगी। ठीक है, लें जी, देखिएगा जरा कि ये जो रे 2 है ये 3 मरतबा कैसे ग्लास में से पास करने लगी है। इसको मैं इस कलर से, रेड कलर से शो कर दूं। देखें, एक मतलब सोर्स से लाइट आई, ग्लास में से पास कर गई, फिर आगे जाते हुए ये दूसरी मतलब ग्लास में से पास कर गई, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगी तीसरी मतलब ग्लास में से पास कर गई, और यहीं से इस ग्लास के बैक साइड से रिफ्लेक्ट होकर नीचे माइक्रोस्कोप तक। तो कितनी मतलब ये रे 2 जो है ग्लास स्लैब से पास करना पड़ा शुरू से, अगर देखें सोर्स से लेके देखें, इसको इसको भी अब 3 मतलब ग्लास स्लैब में से पास करना पड़ा। इसका मतलब जो पाथ है वो क्या हो गया है? कंपनसेट।
इसीलिए इस ग्लास स्लैब का नाम पता क्या रखा है? कंपनसेटर ग्लास स्लैब। क्या नाम रखा है इसका? कंपनसेटर ग्लास स्लैब। जैसे बुक में देखें जरा, कहाँ गया जी, यहाँ पे कहते हैं ग्लास प्लेट G2 cut from the same piece of glass as G1 is introduced in the path of beam 2 as a compensator plate। ठीक है, G2 therefore equalizes the path length of beams 1 and 2। ये 1 और 2 बीम जो थी ना उनके पाथ को इक्वलाइज कर देती है ये ग्लास प्लेट, जिससे अब बाहर भी दोनों रेज का पाथ सेम है और इंटरनल भी पाथ सेम है। तो अब the two beams having their different paths are coherent। They produce interference effects when they arrive at observer's eyes। The observer then sees a series of parallel interference fringes। मतलब अब जो ऑब्जर्वर है वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस कब ऑब्जर्व करेगा और डार्क फ्रिंजेस कब ऑब्जर्व करेगा वो देख लेते हैं। अब ये बात सारी समझने वाली है कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस क्यों नजर आएंगे। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी ना यूट्यूब से कोई वीडियो दिखाऊंगा असल में ये कैसा होता है। अच्छा, अब जनाब होगा क्या कि जो बीम 1 है उसमें जो वेव्स हैं वो फर्ज कर लें ये ऐसे, एक वेव, दूसरी और ये तीसरी, और वहां से रिफ्लेक्ट होके फिर ये ऐसे वेव्स आ गए। ये फिर इसमें लेंस में से गुजरने के बाद, ग्लास स्लैब में से गुजरने के बाद देखने वाले की आंख तक ऐसे। उधर से जो दूसरी वेव्स हैं मैं उसको इस कलर से शो कर देता हूँ, ये कलर। जो बीम 2 है उसमें भी क्या था कि जनाब ये वेव्स गई इस तरह, ये, और वहां से रिफ्लेक्ट होके तो वापस आएंगे ऐसे, और यहीं से रिफ्लेक्ट होके फिर ये आ गई देखने वाले की आंख तक, जहां पे टेलीस्कोप थी ना, ये टेलीस्कोप। तो ब्राइट पॉइंट नजर आएगा या डार्क पॉइंट, ये डिपेंड किस पे करता है कि जब देखने वाले तक पहुंचे तो दोनों वेव्स का क्रस्ट और क्रस्ट मीट कर रहा था या क्रस्ट और ट्रफ मिल रहे थे। अगर तो क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ पड़ रहा था तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर क्रस्ट पे ट्रफ था और ट्रफ पे क्रस्ट था तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इतनी बात समझ आई? अब शुरू में आपको क्या नजर आएगा? फर्ज कर लें ब्राइट स्पॉट। कौन सा नजर आएगा? ब्राइट स्पॉट। लेकिन आप जब मूवेबल मिरर को हिलाएंगे थोड़ा सा तो डार्क पॉइंट नजर आ जाएगा। मूवेबल मिरर कौन सा? जो ऊपर रहा था, उसको हिलाने से डार्क पॉइंट कैसे नजर आएगा? जरा गौर कीजिएगा। मैंने क्या बताया शुरू में, जब आपने ऑपरेटर सेट कर लिया है तो पाथ डिफरेंस कितना है? 0। पाथ डिफरेंस कितना था? 0। तो शुरू में अगर पाथ डिफरेंस 0 है स्टार्टिंग में, स्टार्ट में पाथ डिफरेंस 0 है तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव। अब आप M1 जो मिरर है, इस मूवेबल मिरर, इसको थोड़ा सा हिलाएं, ऊपर ले जाएं। ठीक है, इस मिरर को ऊपर ले जाएं। कितना ऊपर ले जाएं ये बड़े गौर से बात समझिए। ये मैं इस मिरर को ऊपर ले गया थोड़ा सा, ये ठीक है जी। अब कितना ऊपर ले गए? फर्ज कर लें ये जो सोर्स है, इस सोर्स से जो लाइट निकल रही थी उसकी वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर। मैंने कल परसों बताया था 1 सेंटीमीटर होती नहीं, लेकिन फर्ज करने में क्या हर्ज है? 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ। अब 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ की वेव जा रही थी। अब पहले तो क्या था, बीम 1 और 2 में पाथ बिल्कुल सेम था, लेकिन जब फर्ज कर लें कि मैंने ये जो डिस्टेंस है इसको, डिस्टेंस को एल कहते हैं, एल, मैंने ये आधा सेंटीमीटर या चलें आधा सेंटीमीटर ही कर लें, 1/2 सेंटीमीटर मैंने मिरर को हटा दिया, पीछे ऊपर ले गया मैं 1/2 सेंटीमीटर। 1/2 सेंटीमीटर से मुराद जितनी वेवलेंथ थी उससे आधा फासला, आधी वेवलेंथ जितना फासला मैंने मिरर को हटा दिया ऊपर की तरफ। अब जो रे 1 है इसको थोड़ा सा इजाफी पाथ कवर करना पड़ेगा। इजाफी कौन सा? जो इजाफी पाथ है बनाने लगा हूं। पहले तो इस वाली रे को भी 1 मीटर जाने में, 1 मीटर आने में कितना? 2 मीटर। और इस वाली को भी 1 मीटर जाने में, 1 मीटर वापस आने में कितना? 2 मीटर। अब क्या है, ये जो रे 1 है इसको इतना जाने में और इतना वापसी में इजाफी पाथ कवर करना पड़ेगा। कितना? 0.25 सेंटीमीटर।
0.25 नहीं बल्कि इतना लिखा था हमने, आधा सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर जाते वक्त और 0.5 सेंटीमीटर वापसी वक्त इजाफी पाथ कवर करना पड़ेगा एज कंपेयर टू बीम 2। तो अब दोनों में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया? जो स्टार्टिंग में पाथ डिफरेंस 0 था, अब वो पाथ डिफरेंस पता कितना हो गया? λ/2 जाते वक्त और λ/2 वापसी पे, टोटल कितना हो गया लैम्डा का पाथ डिफरेंस। और जहां लैम्डा का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाए वहां कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव। आपको अगला ब्राइट पॉइंट नजर आएगा, पहले जो ब्राइट पॉइंट नजर आता अब उससे नेक्स्ट ब्राइट पॉइंट नजर आएगा। डार्क पॉइंट कहाँ नजर आएगा? डार्क पॉइंट का भी सुन ले। अगर मैं मिरर को हटाता, कितना मिरर को मैं मूव करता जनाब, पहले जहां पे था वहां से मैं मूव कर देता हूं थोड़ा, इतना, कितना कि ये जो फासला है ये वाला L, वो वेवलेंथ का चौथा हिस्सा है। वेवलेंथ का चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा मतलब वेवलेंथ अगर 1 सेंटीमीटर से फोर्थ कितना बनता है? फोर्थ पोर्शन 0.25 सेंटीमीटर। अगर मैं लैम्डा का चौथा हिस्सा मिरर को मूव करता, मिरर को, तो उससे पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट होना था? जरा गौर करना, पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट होना था? देखो भाई, जाते हुए कितना? 0.25 सेंटीमीटर जाते वक्त और वापसी में भी कितना? 0.25 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया पाथ डिफरेंस जाने आने में मिला के? 0.5 सेंटीमीटर। और ये 0.5 सेंटीमीटर ये वेवलेंथ के अल्फाज में कितना है? बताओ, वेवलेंथ के अल्फाज में कितना है? कितना बना? वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर थी, तो पाथ डिफरेंस 0.5 सेंटीमीटर। इससे मुराद कि अब जो पाथ डिफरेंस है वो टोटल हाफ वेवलेंथ के इक्वल क्रिएट हो गया। और यहाँ कौन सा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपने याद पता क्या रखना है कि पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट होगा? हमेशा पाथ डिफरेंस उतना क्रिएट होगा दोनों वेव्स के दरमियान जितना आपने मिरर को मूव करवाया उससे डबल। पाथ डिफरेंस हमेशा 2L क्रिएट होगा। 2L, 2L क्या है? L वो फासला था जो आपने मिरर को मूव करवाया है, और 2L उससे डबल। डबल क्यों किया? क्योंकि जाने में और आने में मिला के पाथ डिफरेंस डबल क्रिएट होगा। अब अगर आने जाने में मिला के पाथ डिफरेंस इतना क्रिएट होता है कि वो आधी लैम्डा के इक्वल है, जैसे कि इस केस में था, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव। और अगर आने जाने में मिला के पाथ डिफरेंस एक वेवलेंथ के इक्वल क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टिव। सही है कि नहीं? इस तरह मुझे बताएं जरा, मैं आपसे इम्तिहान लेने लगा कि वेवलेंथ कितनी थी? 1 सेंटीमीटर, और मैं आपको बताने लगा कि मेरे को पता कितना मूव करवाया गया मिरर को? लेकिन मिरर को हमने मूव करवाया, एल जो डिस्टेंस था वो है जी 0.75 सेंटीमीटर। मिरर को इतना मूव करवाया, मिरर को। अब जाने में और वापस आने में जो इस रे को, रे 1 को रे 2 के मुकाबले में जो एक्स्ट्रा पाथ कवर करना पड़ेगा जिसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, बताएं वो कितना होगा? पाथ डिफरेंस आने जाने में मिला के बताओ हाँ जरा। 0.75 कितना? 1.5 सेंटीमीटर। और मुझे बताएं ये 1.5 सेंटीमीटर वेवलेंथ के मानों में कितना बनता है? एक वेवलेंथ बनता है या दो वेवलेंथ बनता है? कितना बनता है बताओ? 1.5 लैम्डा के इक्वल। 1 सेंटीमीटर की एक वेवलेंथ है तो 1.5 सेंटीमीटर में 1.5 वेवलेंथ आएगी। और बताओ हाँ जरा, 1.5 वेवलेंथ का जहां पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाए वहां इंटरफेरेंस कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव के डिस्ट्रक्टिव? कौन सा होता है इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव। इसी तरह अगर मैं डिस्टेंस मिरर को मूव करवाता पूरा 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मूव करवाता, तो आने और जाने में जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता आने और जाने में 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितना? 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर वेवलेंथ के अल्फाज में कितना बनेगा? 2 लैम्डा। तो जहां 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस बनेगा वहां कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब आप मिरर को पीछे मूव करते जाएंगे ना तो आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पॉइंट नजर आना शुरू हो जाएंगे। कैसे? आप 0.25 सेंटीमीटर जब मिरर को हिलाएंगे पीछे लेके जाएंगे 0.25, तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। थोड़ा और पीछे ले जाएंगे, कहाँ पे? 0.5 सेंटीमीटर जाके कंस्ट्रक्टिव। क्यों? ये 0.5 जाने 0.5 आने में टोटल कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ? एक। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरे को थोड़ा और पीछे ले जाएं,
0.75 सेंटीमीटर जाकर फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क पॉइंट, थोड़ा और पीछे ले जाए मेरे को, 1 सेंटीमीटर पे जाकर फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर जाने में 1 सेंटीमीटर आने में 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर 2 वेवलेंथ के बराबर है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर थोड़ा और आगे ले जाएं डिस्ट्रक्टिव, और आगे ले जाएं कंस्ट्रक्टिव, इस तरह कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सीरीज एक बनेगी, और वो अपने ब्राइट और डार्क सारे फ्रिंजेस गिननी है, और गिनना ही सारा मुश्किल काम है। वीडियो यहाँ पे थी, वीडियो पता नहीं कहाँ चलेगी, वो वीडियो मैं आपको दिखाता, टाइम भी वैसे हो गया है, तो आज इतना ही रख लें, कल मैं इंशाल्लाह इसमें बताऊंगा। या फार्मूला देख लें फटाफट, फार्मूला देख लें क्या आता है जो बुक में भी लिखा हुआ है, तो इसको जनाब थोड़ा सा सफाई सुथराई कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ब्राइट पॉइंट से पॉइंट तक जाने के लिए पता है आपको मिरर को मूव कितना करना पड़ेगा। मिरर को जो मूव करते हैं ना, उस डिस्टेंस का हमने नाम पता क्या रखा था, डिस्टेंस एल। तो अगर आप एक ब्राइट पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ब्राइट पॉइंट तक जाना चाहते हैं, टू मूव फ्रॉम वन ब्राइट टू नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, आपको जो मिरर को मूव करवाना पड़ेगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिरर शुड बी, वो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर का एल, वो λ/2 होना चाहिए। इसको मैं एक और तरीके से लिख देता हूँ कि अगर आपने ब्राइट पॉइंट से अगले ब्राइट तक जाना है तो एल कितना होना चाहिए, λ/2, और अगर आपने ब्राइट फ्रिंज से डार्क फ्रिंज तक जाना है तो आपको मिरर मूव करना चाहिए λ/4। क्यों λ/4? क्योंकि अगर आप मिरर को λ/4 मूव करवाएंगे तो पाथ डिफरेंस से डबल क्रिएट होगा। λ/4 का डबल कितना होगा, λ/2, और जहां λ/2 का पाथ डिफरेंस हो वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। समझ आया पॉइंट की नहीं? इसी तरह जब आप मिरर को मूव करवाएंगे λ/2 तो वहां पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा लैम्डा का, क्योंकि डबल होगा इससे, और जहां लैम्डा का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाए वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ब्राइट टू ब्राइट जाना चाहते हैं तो कितना, और ब्राइट टू डार्क पॉइंट जाना चाहते हैं तो कितना। इसी से बुक में एक फार्मूला लिखा हुआ है, L इज इक्वल टू m λ/2, जो कि इस आर्टिकल का मेन फार्मूला है। ठीक है, बुक में देखें जरा, ये एम क्या है कि कितने ब्राइट पॉइंट आपने शिफ्ट करने हैं। अगर एक ब्राइट से अगले ब्राइट पॉइंट तक जाए तो इसको एम को 1 कर दें। अगर सिर्फ एक ब्राइट पॉइंट शिफ्ट करना है तो एम को 1। अगर 2 ब्राइट पॉइंट शिफ्ट करने हैं आपने तो एम को 2 लिख दें। 2 लिखने का मतलब ये आपको मेरे पता कितना मूव करवाना पड़ेगा, 2 λ/2, यानी कि लैम्डा, यानी लैम्डा के इक्वल मिरर को पीछे हटाएं तो 2 ब्राइट पॉइंट गुजर जाएंगे। अगर 3 ब्राइट पॉइंट गुजारने, 3 ब्राइट पॉइंट, तो एम की वैल्यू 3 पुट कर दें। 3 λ/2 का मतलब है क्या है, 1.5 लैम्डा। 1.5 लैम्डा मिरर को हटाएं जिससे पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, 3 लैम्डा। 3 लैम्डा से मेरा 3 ब्राइट पॉइंट गुजर जाएंगे। तो जितने ब्राइट पॉइंट गुजारने एम की वो वैल्यू लिख दें और λ/2 से मल्टीप्लाई कर दें। समझ आए ये एम क्या है, कितने ब्राइट पॉइंट आपने गुजारने हैं। आगे भी थोड़ा रह गया, जरा कंप्लीट कर ही ले इसको। कहते हैं वेरी प्रिसाइज लेंथ मेजरमेंट कैन बी मेड विद एन इंटरफेरोमीटर। अगला एमसीक्यू, अगली लाइन, द मोशन ऑफ मिरर M1 बाय ओनली λ/4 प्रोड्यूसेस अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन ब्राइटनेस एंड डार्कनेस। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर आपने ब्राइट फ्रिंज से डार्क फ्रिंज की तरफ जाना है तो λ/4 मूव करवाएं मिरर को। वही बात इन्होंने लिखी है। For lambda is equal to 400 nanometer, this means a high precision of 100 nanometer or this millimeter is possible। मतलब ये है जैसे माइक्रोमीटर क्यूब है, वर्नियर कैलिपर मीटर ऑड, मीटर ऑड जो है उसके लिए, इसको मैं बल्कि उधर लिख देता हूँ पेज पे, जो मीटर ऑड है ना, मीटर ऑड, मीटर ऑड की लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर। जो वर्नियर कैलिपर्स है उसकी लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 मिलीमीटर।
माइक्रोमीटर स्क्यू गेज, उसकी लीस्ट काउंट क्या है 0.01 मिलीमीटर। इसी तरह जो ये इंटरफेरोमीटर है, इसकी जो लीस्ट काउंट है वो है 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। ये कैसे? इसमें हम लाइट की वेवलेंथ के अल्फाज में फासले माप रहे हैं, और लाइट की वेवलेंथ आपको पता है 400 से 700 नैनोमीटर है। ठीक है, 400 से 700 100 नैनोमीटर कर ना, 100 में 100 नैनोमीटर, इसको हम कह सकते हैं कि 100 इंटू 10⁻⁹ मीटर, या ये बन जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। या तो ये कह लें वेवलेंथ, या अगर मिलीमीटर में लिखनी है तो 1 इंटू 10⁻³ अलग कर लें और -4 अलग कर लें। इस -3 को मिली बोल तो बन जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴ मिलीमीटर। ये लाइट की वेवलेंथ है। अब जितनी लाइट की वेवलेंथ है उतनी ही इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट है। तो देखें 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। अच्छा, अब हैरत की बात क्या है कि आपने वो ब्राइट और डार्क पॉइंट गिनने हैं। माइकलसन ने भी गिरे। मैं अक्सर बताया मिरर को, जो मूवेबल मिरर है उसको सिर्फ 1 मिलीमीटर पीछे हटाते हैं, 1 मिलीमीटर, तो शायद कोई 10,000 ब्राइट फ्रिंजेस गुजर जाएं, 10,000, और आप उनको गिनना एक एक करके। और ये गप नहीं है। क्यों गप नहीं? क्योंकि एक ब्राइट से अगला ब्राइट पता कब आ जाता है? एक ब्राइट से अगला ब्राइट कब आ जाता है? जब आप मिरर को सिर्फ λ/2 मूव करवाएं। λ/2 से मुराद लाइट की जितनी वेवलेंथ है उससे भी आधा फासला मिरर को मूव करवाएं तो एक ब्राइट से अगला ब्राइट में गुजर जाता है। और लाइट की वेवलेंथ क्या है 10⁻⁴ मिलीमीटर। इसका मतलब 1 मिलीमीटर मूव करवाने से 10,000 ब्राइट फ्रिंजेस गुजरेंगी। तकरीबन 10,000 ब्राइट फ्रिंजेस गुजर जाएंगी 1 मिलीमीटर मूव करवाने से। और माइकलसन ने क्या किया, 1 मीटर तक मूव करवाया मिरर को, 1 मीटर तक, 1 मीटर पूरा मूव करवाया मूवेबल मिरर को। तो वहां पे बताएं 10,000 या कितने लाख ब्राइट फ्रिंजेस गुजरी होंगी। और अगर इतनी ब्राइट फ्रिंजेस गुजरी तो उसको गिनना भी है। क्यों गिनना है? क्योंकि जो फार्मूला बुक में यूज किया हुआ है, गौर करें, ये वाला, ये फार्मूला जो यूज किया, अगर आपने लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए? वेवलेंथ का फार्मूला बनेगा 2L/m। एल पता होना चाहिए, एम पता होना चाहिए, वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर आपने लेंथ मालूम करनी है तो आपको एम पता होना चाहिए, लाइट की वेवलेंथ पता होनी चाहिए, तो लेंथ भी मालूम हो जाएगी। क्योंकि एक एक्यूरेट और प्रिसाइज लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, तो इसका मतलब आपको एम गिनना पड़ेगा कितनी ब्राइट फ्रिंजेस गुजरी। और माइकलसन ने गिनी, जरा गौर कीजिएगा कितनी लाइनें गुजरी। Michelson measured the length of standard meter in terms of the wavelength of red cadmium light. उसने रेड लाइट यूज की और उसके अल्फाज में उसने देखा एंड शो दैट कि द स्टैंडर्ड मीटर वाज इक्विवेलेंट टू, ये कोई 15,53,163.5 वेवलेंथ बनती है लाइट की। 15,53,163.5 वेवलेंथ। इतनी वेवलेंथ हो तो 1 मीटर बनता है। मतलब जैसे ये एक वेवलेंथ है, ये दूसरी वेवलेंथ है, तीसरी वेवलेंथ है, चौथी वेवलेंथ है, इस तरह की तकरीबन 15.5 लाख वेवलेंथ अगर मिलाएं तो 1 मीटर बनता है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ इंतहाई छोटी, तो वाकई लाखों में होंगी तो 1 मीटर बनेगा। और चूंकि इतनी वेवलेंथ हो तो 1 मीटर बनता है, तो पता है उसने ब्राइट फ्रिंजेस कितनी गिनी होंगी? इससे डबल, इस फिगर से डबल उसने फ्रिंजेस गिनी होंगी। क्यों? क्योंकि हर आधी वेवलेंथ के बाद एक ब्राइट से अगला ब्राइट पॉइंट आ जाता, आधी वेवलेंथ पे। तो एक वेवलेंथ अगर पे मुझे मेरे को मूव करवाते हैं तो फिर 2 फ्रिंजेस गुजरेंगी। आधी वेवलेंथ मिरर मूव करवाने से एक ब्राइट पॉइंट गुजरता है लैम्डा, पूरी एक वेवलेंथ मिरर को मूव करवाने से 2 ब्राइट फ्रिंजेस गुजरती हैं। तो इतनी वेवलेंथ मूव करवाने से इससे डबल ब्राइट फ्रिंजेस गुजरी होंगी, जिसको माइकलसन ने गिना और फार्मूले में पुट करके उसने लेंथ मालूम की स्टैंडर्ड मीटर की। इसको पढ़िएगा, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा। मैंने रिकॉर्ड कर ली साथ ही सॉफ्टवेयर के जरिए, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा दोबारा, फिर मुझसे कल क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है जी, लें बेटा आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।